हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 में कुछ रेशियोज़ यूज़ होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो उन रेशियोज़ को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद में उनको फाइंड करने के बाद में इस टेबल पे उनको पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये टेबल फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की कितनी होती है, कॉस 45 की कितनी होती है। इस तरह से ये कॉलम्स बने हुए हैं और इनमें इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसकी वैल्यू हमको 0 से 90 तक लेना है। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 0 एंड 90, ये दो वैल्यू देखेंगे। ठीक है, हालांकि ये जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है वैल्यू फाइंड करना, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे क्या एंगल 0 पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल देखेंगे। ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले एंगल की बात करेंगे क्योंकि जो सारे रेशियोज होते हैं इसी एंगल से हम निकालते हैं। इसके लिए ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस और ये हो जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम साइन A देख रहे हैं। साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा AB। अब ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि एंगल A क्या रखना है, 0। एंगल A, ये वाला एंगल अगर 0 हो जाएगा तो ये वाली साइड तो होगी नहीं, ये एंगल 0 होगा तो इसका मतलब ये वाली साइड ऑलमोस्ट यही साइड हो जाएगी, AC ही AB बन जाएगी। क्लियर है? ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 0 हो गया, यहाँ पे A मानते हैं और यहाँ पे 0 एंगल तो यही हो जाएगा ना, और यहाँ पे C है, तो जो लाइन AB है वो ऑलमोस्ट AC बन जाएगी। क्या बन जाएगी? AC। और इस कंडीशन में अगर ये एंगल 0 हो गया तो BC तो कुछ होगा ही नहीं, BC परपेंडिकुलर होगा नहीं। ये एंगल 0 होने के कारण ये हाइपोटेनस बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बेस में आके मिल जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो अगर साइन A की जगह पे हम साइन 0 रखें तो ये BC तो गायब हो जाएगा, BC हो जाएगा 0 और 0 के अपॉन में जो भी होता है वो 0 ही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, उसके बाद में अब क्या देखते हैं, कॉस A देखेंगे। यहाँ पे कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस होगा AC अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा AB। क्लियर है? तो यहाँ पे 0 डिग्री। अब AC देखिए, जो AC है और ये AB है, तो यहाँ पे जो AB है, मैंने अभी बताया जो AB है वो बिल्कुल नीचे आके ऑलमोस्ट AC बन जाएगी, ऑलमोस्ट AC ही बन जाएगी। यहाँ पे सिर्फ BC तो गायब ही है, बाकी जो AB लाइन है वो ऐसे, ये एंगल 0 होने के कारण AC और AB सेम हो जाएगी। तो जो AC और AB सेम हो जाएगी तो हम AC की जगह पे AB लिख सकते हैं और नीचे ऑलरेडी AB था, AB कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे cos 0 आ जाएगा 1। क्लियर है? ये दो वैल्यूज हमको फाइंड हो गई हैं। उसके बाद में अब tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan की वैल्यू क्या होती है, tan 0 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 0 अपॉन में cos 0। क्योंकि आपको एक्सरसाइज 1 के इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि tan की वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस रहती है। तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0 और अपॉन में cos 0 की वैल्यू 1 है। तो जब ऊपर 0 है तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो नीचे डिनोमिनेटर ऑलरेडी मतलब वो पूरा फ्रैक्शन 0 के इक्वल आ जाता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू आ गई। अब हमको साइन 0, cos 0, tan 0 तो पता लग गए हैं। उसके बाद में अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, cot 0। cot 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन tan 0, है ना। और अपॉन में 0 अगर होता है 1 अपॉन 0, जब भी कभी किसी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 0 लिखा हो तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। क्लियर है? वो साइन पता लग गया, कॉस पता लग गया, tan पता लग गया, कॉट पता लग गया। फिर अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे सेक 0। ये क्या होता है, 1 अपॉन cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी 1 ही रहेगा।
तो यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू भी 1 आ गई। फिर कॉसेक 0 की वैल्यू क्या आएगी, ये होगी 1 अपॉन साइन 0, और साइन 0 होता है 0। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल होगा इनफाइनाइट, जैसा कि यहाँ पे देखा था ये 0 था, और इसी का रेसिप्रोकल कॉट में वैल्यू देखी तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। हमको सारे 6 रेशियोज पता लग गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। क्लियर है? ओके, तो अब ये अभी 0 के फाइंड हुए हैं, इसके बाद में अब किसके फाइंड करेंगे, 0 लगे हुए तो अब साथ ही साथ 90 फाइंड कर लेते हैं। 90 भी बिल्कुल इसी के बेस पे आ जाएंगे, देखेंगे 90 का। क्लियर है? देखेंगे अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं इधर पे, ये और ये यहाँ पे लिख लेंगे ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90। अब हम एंगल ए को लेके चलेंगे। सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए बी रहेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस वाले एंगल को हम 90 कर दें तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर की तरह ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो जो BC होगा, जो ये BC होगा, ये AB का ही काम करेगा, सॉरी जो AB होगा ये BC का ही काम करेगा परपेंडिकुलर 90 बन के। तो अगर हम BC की जगह पे AB लिख दें और अपॉन में AB रहेगा। अब आपको पता चला जो BC है वो AB क्यों बन जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये वाला एंगल कोई एक्यूट एंगल रहेगा। अब ये यहाँ से बढ़ा एंगल ऐसे आ गया तो यहाँ पे ये 90 बन जाएगा। तो अब देखिए जो परपेंडिकुलर है, सॉरी जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर बन रहा है। तो जो परपेंडिकुलर है वही हाइपोटेनस है, दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो दोनों को सेम कर देते हैं, AB और AB, ये कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी रखी हमने 90 और इसकी वैल्यू आ गई 1। अभी कॉस का देखते हैं क्या हो जाएगा, कॉस 90, यहाँ पे क्या होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस हो जाएगा AC अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा AB। तो जब ये एंगल देखेंगे हम 90 आ जाएगा तो यहाँ पे बेस तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर बेस कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बन गया तो बेस तो है ही नहीं, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब बेस कुछ भी नहीं है तो AC हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बन जाने से बेस कुछ भी बनेगा नहीं। अगर ये इसमें एक्यूट एंगल रहता तो एक परपेंडिकुलर दूसरा बेस बन जाता, और जब ये भी परपेंडिकुलर बन गया सीधा चला गया तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं इसको। तो जब इसको इंटरसेक्ट कहीं पे करेगा नहीं तो यही लाइन तो यही बन जाएगी ऐसे परपेंडिकुलर, और जब दोनों लाइन सेम हो जाएंगी तो बेस कुछ बचेगा नहीं। बेस जब बचेगा नहीं तो बेस हो जाएगा 0 और अपॉन में AB है। तो न्यूमरेटर अगर 0 है तो डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? साइन 90 आ गया एंड कॉस 90 आ गया। तो यहीं पे tan 90 को फाइंड कर लेते हैं। tan 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू है 1, कॉस 90 की वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 मतलब इनफाइनाइट और न्यूमरेटर 0 मतलब 0। क्लियर, tan 90 आ गया। tan के बाद में क्या निकालेंगे, cot 90। आपको पता है cot 90 की वैल्यू tan 90 की वैल्यू की रेसिप्रोकल होती है, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये कुछ कॉमन सी वैल्यूज़ हैं कि जो है इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, ये आपने पिछली क्लासेस में काफ़ी टाइम पढ़ी होंगी, है ना। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा सेक 90। सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कॉस है 0, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है? फिर क्या आ जाएगा, कॉसेक 90। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन की वैल्यू होती है 1 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू पता हो गई, कॉस की वैल्यू पता हो गई, tan की पता हो गई, कॉट की पता हो गई, सेक की पता हो गई और कॉसेक की पता हो गई। ठीक है, 90 की वैल्यू में भी हमको फाइंड हो गई हैं। उसके बाद में अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे 0 हो गई, 90 हो गई,
ये हम ग्रुप में इसलिए निकालेंगे 0 90 के साथ में, क्योंकि दो एंगल्स का सम जो है 90 होना चाहिए। 0 + 90 = 90 होता है, तो हमने 0 की भी फाइंड कर ली, 90 की भी फाइंड कर ली। उसके बाद में अब हम अपना ये देखेंगे, इसके बाद में किसकी फाइंड करनी है। 0 फाइंड हो गई है, 90 फाइंड हो गई है, उसके बाद में आप फाइंड करेंगे 30 की, है ना। तो देखेंगे अब 30 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि 90 हो जाए। तो 30 में 60 ऐड करते हैं तो 90 हो जाता है। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 30 एंड 60 की। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और समझने लायक है। तो देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर राइट ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, यहाँ पर कैसा बनाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल ये रहेगा, लाइन ये रहेगी, एक लाइन ये रहेगी, और ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलैटरल। इसका ऊपर है ए, बेस है BC, इसका हेड है 1 एंड बेस है BC, और यहीं पे ए से एक मीडियन डाल देते हैं, ए से एक मीडियन डाल देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो है ट्रायंगल बन गए, एक इस साइड एक इस साइड। अब ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी नो हमको क्या पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल B = 60। कैसे पता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल है, इसीलिए 60 होगा। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर, ये जो मीडियन पड़ा, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं मीडियन पड़ा है, यहाँ पर लिखेंगे AD इज अ मीडियन। तो अगर AD मीडियन है तो यहाँ पे BD = DC हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो मीडियन पड़ता है किसी भी ट्रायंगल में, वो बेस को हाफ कर देता है, बेस को हाफ कर देता है ना। यहाँ पर लिखेंगे AD इज अ मीडियन। क्लियर है, इतना समझ में आया। ये भी बेस तैयार कर रहे हैं, अभी यहाँ पे वैल्यू हमको नहीं फाइंड होगी, बस इतना पता है जो एंगल B है वो 60 है, और AD का जो मीडियन है, ये हमको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वही मीडियन परपेंडिकुलर भी होता है, वही मीडियन परपेंडिकुलर भी होता है। तो अभी परपेंडिकुलर नहीं मान के चलते, मीडियन मान के चलते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल BAD = देखिए ध्यान से, BAD ये मीडियन है तो इस एंगल को हाफ करेगा, है ना। और ये पूरा एंगल इक्विलैटरल का ट्रायंगल का एंगल है, ये होगा 60, और ये AD इस एंगल को अगर हाफ करेगा तो ये बन जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे BAD आ गया 30 और B आ गया 60। तो अब एंगल ADB क्या हो जाएगा, एंगल ADB, देखिए ध्यान से, एंगल ADB, इस ट्रायंगल में एंगल ADB देखना है हमको। तो 30 60 हो गया प्लस 60 हो गया, और इन दोनों को माइनस करा देंगे किससे, 90 से, सॉरी 180 से, क्योंकि एंगल के, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, इसका और इसका सम 180 होता है। ये हमको फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करा देंगे, ये आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 90, और 180 से माइनस कराएंगे 90, तो ये क्या आ जाएगा 90। अब यहाँ से ये प्रूफ हो गया, जो ADB है वो 90 है, ADB जो है वो, ये एंगल 90 आ गया। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना कि ये साइड, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, ओके, और ये एंगल भी 60 है। समझ में आया इतना। अभी देखेंगे, अब क्या देखेंगे कि इसकी एक साइड को हम A मान लेते हैं, इक्विलैटरल है, यहाँ पे ये लिखना भूल गए थे। वी नो B = 60 एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो साइड AB = A, BC = A एंड AC = A, AB AC BC, ये तीनों A हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे, अब साइड लिख लेते हैं यहाँ पे हम। जो AB है वो होती है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, A। ठीक है, और एक साइड है BD जो कि बेस है, बेस BD है, तो ये बेस हो गया। और BD हमने अभी देखा था, BD DC के इक्वल है, तो ये हाफ है BC की, BC की हाफ है BD। तो BC अगर A है तो B हमारा बेस हो जाएगा A/2। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर ये AD, ये परपेंडिकुलर निकालना है। यहाँ पे हमको दो साइड तो पता लग गई,
परपेंडिकुलर पता करना है। परपेंडिकुलर क्या है? एडी। एडी को पाइथागोरस के थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 4। देखिए ए स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और यहाँ से पी इसका रूट इधर आएगा तो रूट 3a अपॉन 2। ये स्क्वायर रूट इस पे 3 पे आया तो रूट 3 बन गया, ए स्क्वायर पे आया तो a बन गया और 4 पे आया तो 2 बन गया। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर भी पता लग गया, बेस भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है। अब यहाँ से हम साइन कॉस टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं और बाकी उनके रेसिप्रोकल से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पार्टीशन देंगे और क्या लिखेंगे? साइन 60। यहाँ पे एंगल देखिए क्या है? एंगल ये 60 है ना, इसी 60 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या रहती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अभी फाइंड किया रूट 3a अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 3a अपॉन 2 और डिवाइड कराएगा ये कौन? इसको हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है अपना a, यहाँ पे रहेगा a। डिवाइड कर रहा है तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 3/2। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर cos 60। cos 60 में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है a/2। डिवाइड कराएंगे क्या? हाइपोटेनस क्या है? a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/2। cos 60 भी आ गया। अभी tan 60 की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। tan 60 की वैल्यू sin 60 की और cos 60 की वैल्यू को डिवाइड कराएंगे तो ये रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ रूट 3 बचेगी, सिर्फ रूट 3। ठीक है, साइन की पता है, कॉस की पता है, tan की पता है, बाकी वैल्यूज तो आसानी से हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? कॉट की वैल्यू इधर पे कॉट 60 क्या होती है? tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल। tan की वैल्यू क्या है? रूट 3। तो कॉट की हो जाएगी 1/√3। फिर सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू क्या होगी? कॉस की वैल्यू की रेसिप्रोकल। कॉस की है 1/2 तो इसकी हो जाएगी 2। और कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉसेक 60 की इसकी होती है साइन की रेसिप्रोकल। साइन की वैल्यू है रूट 3/2 तो कॉसेक की हो जाएगी 2/√3। ठीक है, तो 30 एंड 60 ये दोनों फाइंड हो गए। अब अपनी टेबल को देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमें। 0 फाइंड कर लिया, 30 फाइंड कर लिया, 60 फाइंड कर लिया, 90 फाइंड कर लिया। अभी बचा क्या है? 30 फाइंड नहीं किया है, 30 भी फाइंड नहीं किया है, सिर्फ 0, 90, 60 फाइंड किया है। अभी 30 फाइंड करते हैं। ओके, तो देखते हैं 30 के लिए बिल्कुल सेम डायग्राम रहेगा, बिल्कुल सेम डायग्राम रहेगा। ऐसे ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा और इस बार जो वो पड़ेगा परपेंडिकुलर वो इस साइड से पड़ेगा, मीडियन ये, और यहाँ पे साइड रहेगी A B C D। ये तो 90 पीछे प्रूफ कर चुके हैं क्योंकि जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो बेस पे 90 डिग्री बनाता, जो मीडियन पड़ता है वो बेस पे 90 डिग्री बनाता है। ये एंगल 60 है और ये एंगल 30 है। अब इसको ध्यान से ऐसे देखेंगे, ऐसे, और एंगल B के अकॉर्डिंग सब निकालेंगे। BDA इस एंगल में देखेंगे एंगल 30 बना हुआ है और ये साइड अभी पीछे निकाली थी ना, जो AD होगा वो A/2 रहेगा, जो AB होगा वो हो जाएगा A, और जो AD भी निकाला था, क्या निकाला था? रूट 3a/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ से 30 निकलेगा। क्लियर? अब साइन 30 देखते हैं। यहाँ पे ये A/2 कैसे आया, ये रूट 3a/2 कैसे आया, ये A कैसे आया? ये A तो लेट किया गया है, बाकी चीज़ें पीछे जो अभी मैंने बताया था इसको देखेंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है AD और हाइपोटेनस है AB। हाँ, यहाँ पे देखेंगे जो साइन B की वैल्यू, मतलब साइन
30 की वैल्यू, ये वाला एंगल ले रहे हैं साइन बी की वैल्यू, ट्रेंगल यही वाला लेंगे बी डी ए ये वाला, तो इसमें एंगल बी उठाएंगे, ये है 30 और यहाँ के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। क्लियर है? तो अब ए डी की वैल्यू देखेंगे, ए डी की वैल्यू है a/2 डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू है ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो ये साइन 30 की वैल्यू है क्योंकि बी एंगल 30 ही है, साइन 30 आ गया। अभी कॉस 30 देखते हैं क्या आएगा। ये क्या होगा, बेस, यहाँ के लिए बेस है बी डी अपॉन हाइपोटेनस है ए बी, तो बी डी की वैल्यू है √3a अपॉन 2 डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू है ए, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा √3/2। ये कॉस 30 की वैल्यू भी आ गई। अभी tan 30 की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। tan 30 की वैल्यू 1/2 और इसके अपॉन में आता है क्या, कॉस, तो हो जाएगा √3/2। यहाँ से 2 कैंसिल आउट बचेगा, हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में √3। ठीक है, फिर आ जाएगा cot 30। cot 30 की वैल्यू tan 30 की रेसिप्रोकल होती है, इसकी है 1/√3, तो इसकी हो जाएगी √3, cot 30 हो गई। फिर sec 30 देखेंगे, sec 30 cos 30 की रेसिप्रोकल होती है, cos की वैल्यू है √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। फिर cosec 30 की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल होगा, साइन की वैल्यू है 1/2, तो cosec की हो जाएगी 2। क्लियर है? अभी हम देखते हैं कौन सा हमने फाइंड कर लिया 30, कौन सा बचा है अभी, 0 हो गया, 30 हो गया, 60 वो भी हो गया, 90 भी हो गया, 45 बचा हुआ है। क्लियर है? तो 45 चेक करते हैं। ओके, तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है 45। इसमें एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे A B एंड C ये लिख देते हैं। नो इशू, 45 लेना है तो ये एंगल हो जाएगा 45 और ये कौन सा हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? क्योंकि अगर एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए, तो 45 में 45 ऐड करके तभी 90 आएगा। क्लियर है? जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी, तो अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगी, ये A है तो ये भी A हो जाएगी, और AC निकाल लेंगे यहाँ पे। लेट कर लेते हैं, लेट A B पहले, AB A हो जाएगी, BC ये भी A हो जाएगी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। और AC को किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। यहाँ पे AB² प्लस BC², AB ये हो जाएगा A², BC हो जाएगा A², तो A² प्लस A², तो ये हो जाएगा 2A²। यहाँ पे AC कितनी आ जाएगी, √2a या A√2 ये आ गई। ठीक है, हमको बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है एंड हाइपोटेनस भी पता है, सारे रेशियो आ जाएंगे, है ना। देखते हैं साइन 45, यहाँ पे क्या होता है, साइन 45 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो A अपॉन A√2, ये A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√2। ये आ गया साइन। यहीं पे कॉसेक का देख लेते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, तो पास में देख लेंगे। कॉसेक 45 की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल √2। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे हाँ ये कॉसेक आ गया। कॉसेक के बाद में अब क्या आएगा, कॉस। साइन निकला, कॉस निकालेंगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है A, हाइपोटेनस है A√2, तो A अपॉन A√2, तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/√2। कॉस के साथ में सेक आ जाएगा, क्योंकि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल रहता है, ये 1/√2 है, ये √2 हो जाएगा। क्लियर। फिर tan देखते हैं क्या आएगा, tan इन दोनों के आपस में डिवाइड कराएंगे, तो ये दोनों सेम वैल्यू में कैंसिल आउट होकर 1 आएगा, तो tan 45 1 आ जाएगा,
और कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। क्लियर है। अब हम लोगों को सारी वैल्यूज़ पता हो गई हैं, अभी पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 है। साइन 45 1/√2 एंड कॉस 45 भी 1/√2 है। क्लियर है। और tan 45 है 1, कॉट 45 भी 1, सेक 45 है √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना कॉस का, और कॉसेक हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, ये भी √2 हो गया। ठीक है, तो ये अभी 45 की वैल्यूज थी जो कि पुट की हैं। अभी किसकी वैल्यूज पुट करनी है, 30 की। साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। यहाँ पे देखेंगे साइन 30 1/2, कॉस 30 हो जाएगा √3/2। क्लियर है। और tan इनको आपस में डिवाइड कराएंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3। कॉट इसका रेसिप्रोकल कराएंगे तो √3 हो जाएगा। सेक कॉस का कराएंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और कॉसेक साइन का कराएंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके, उसके बाद में फिर आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे 60 की। हाँ 60 की, यहाँ पे लिखी हुई है, देखेंगे साइन 60 है √3/2, कॉस 60 है 1/2। साइन 60 √3/2, कॉस 60 है 1/2। आप लोग ध्यान दीजिए, ये दोनों वैल्यूज हैं, को बाकी सारी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, देखिए डिवाइड कराएंगे तो 2 कैंसिल आउट, √3 बचेगा। कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/√3। सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2। कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3। क्लियर है। तो ये 60 की वैल्यू भी आ गई। अब 60 के बाद में किसकी वैल्यू आएंगी, 0 की वैल्यू, सॉरी 90 की वैल्यू। तो साइन 90 की वैल्यू आ गई 1 और कॉस 90 की 0। देखेंगे साइन 90 की वैल्यू है 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। इनकी आपस में डिवाइड कराएंगे तो tan की वैल्यू आएगी जो कि होगी इनफाइनाइट, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कॉट होगा इसका रेसिप्रोकल, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है 0। फिर सेक हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट। क्लियर है। फिर कॉसेक हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आप दोबारा से मैच करा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए पहले साइन 1, फिर 0, फिर इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट 1। क्लियर। फिर 90 के बाद में किसकी वैल्यू आएंगी, 0 की। तो साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 0 1। यहाँ से दोबारा से देख के सारी वैल्यूज नोट डाउन कर लेंगे। फिर tan 0 0, कॉट 0 इनफाइनाइट, tan 0 0, कॉट 0 इनफाइनाइट, और सेक 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, कॉसेक 0 की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। सेक 0 की वैल्यू है 1, कॉसेक 0 की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। अभी देखिए जो ये टेबल आपको भी खाली दिख रही थी, ये टेबल बिल्कुल ही फिल हुई है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है इनके रेसिप्रोकल। जो tan होता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करा देंगे। कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। सेक होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉसेक होगा वो साइन का रेसिप्रोकल। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी होगी, इसके अलावा देखिए आप लोग ध्यान से, सिर्फ साइन आपको याद करना है, सिर्फ साइन याद करना है। 0 1/2, 1/√2, √3/2 1। ये एंगल सीरियल से चलेंगे, पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। क्लियर है। यहाँ पे इनको याद करना है, साइन 0 में 0 होता है, साइन 90 में 1 होता है, बीच की वैल्यूज याद कर लेंगे। उसके बाद में आप कॉस को ध्यान से देखेंगे तो साइन जो लाइन इस साइड से चल रही है, कॉस की वो लाइन इस साइड से चलेगी। क्लियर है। यहाँ पे 0 1/2, 1/√2, इधर से देखेंगे तो 0 1/2, 1/√2, फिर √3/2 1, √3/2 1। तो जो साइन की लाइन इस साइड से चल रही है, कॉस की लाइन इस साइड से चल रही है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमको साइन 30 की वैल्यू पता है तो कॉस 30 की कैसे पता करेंगे। अगर हमको कॉस 30 की पता करनी है तो साइन 60 की, उसमें से 90 माइनस करा देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, कॉस की। देखेंगे ध्यान से, साइन 30 की वैल्यू है, कॉस 30 अगर हमको चाहिए तो साइन की वैल्यू में
90 से माइनस करा देंगे 60, तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 30 पे आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन में आएंगे तो आपको और डिटेल में बता देंगे। tan में क्या होता है, tan में इन दोनों को डिवाइड करा देंगे, ये लाइन इस लाइन से डिवाइड कराएंगे तो tan की वैल्यू आती चली जाएगी। फिर जो cot होगा वो tan का रेसिप्रोकल, sec होगा वो ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। आप लोग फिर से ध्यान से देखेंगे तो जो tan की वैल्यू है, जो tan की वैल्यू लाइन इस साइड से चल रही है वो cot में इस साइड से चलेगी, और जो sec में इस साइड से चल रही है वो cosec में इस साइड से चलेगी। क्लियर है? ओके, उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ गया होगा आपको। और ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है हमको 8.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये आपको एक साथ अभी के अभी याद नहीं करनी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, वैल्यू को अगर ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे, नहीं देखेंगे तो याद होंगी। क्लियर है? तो इनको पहले देख देख के आप करेंगे और देखने से ही वैल्यू याद हो जाएगी। क्लियर है? तो मैं इसी वीडियो में इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करा देता हूँ। ओके, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, तो ये एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 मैथ्स की। इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग में कुछ हमको जो है टर्म दिए गए हैं, तो उनकी वैल्यू को पुट करके इनको इवेल्युएट कर देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये वैल्यूज अभी पीछे फाइंड की हैं हमने। तो साइन 60 में क्या फाइंड किया था, आप लोग वैल्यू को टेबल से देख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, साइन 60 में जो वैल्यू होती है, इस एंगल को 90 से माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू कॉस की आ जाएगी। ठीक है, साइन 60 में अगर √3/2 होती है तो 60 को 90 से माइनस करेंगे 30 आएगा, 30 की वैल्यू कॉस में वही होगी। ओके, फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 60 की भी 1/2 ही हो जाएगी, है ना। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 की मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। इसको सॉल्व कराएंगे तो 3 1 हो जाएगा 4 अपॉन में 4 4 4 हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों जगह 4 ही है तो 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, वैल्यू आ गई 1, ये इवेल्युएट हो गया। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आप लोग इतना याद रखिएगा कि कोई भी वैल्यू गलत ना कीजिए। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वैल्यू को चेक कर लीजिए टेबल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है, tan 45 की वैल्यू इसमें चाहिए और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1, ये जो स्क्वायर लगा होता है ना tan स्क्वायर 45, ये tan 45 की वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है। क्लियर है, तो ये इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, √3 पे आया तो 3 हो गया, अपॉन पे आया तो 4 आ गया, माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 4 और यहाँ पे 1 था 4 हो गया तो 2 4 ज़ा 8 प्लस यहाँ 3 माइनस 3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा 8/4, 4 2 ज़ा 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और सही हो जाएगी। क्लियर है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्लियर है, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3 sec 30 cos 30 क्या रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 होता है √3/2, sec 30 हो जाएगा 2/√3, cosec 30 क्या हो जाएगा 2, ये sec 30 का रेसिप्रोकल होता है, sec 30 होता है 1/2 तो cosec 30 हो जाएगा 2। क्लियर है, फिर इसको अभी सॉल्व करेंगे तो 1/√2 अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नीचे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 1 ज़ा √3
अपॉन में ये इसका डिनोमिनेटर नीचे वाले फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो √3 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये जाएगा 2√6। क्लियर है? ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से नीचे से 2 कॉमन आएगा तो 1/2 कॉमन आ गया, ऊपर बचा √3 अपॉन में ये बचा √2 प्लस √6। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है sin 30 + tan 45 माइनस cos 60 अपॉन में sec 30 + cos 60 + cot 45। क्लियर है? तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 2/√3। क्लियर है? अपॉन में sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, अब ऊपर इसका एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो एलसीएम आएगा इसका 2√3 और यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2√3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 अपॉन में नीचे इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 2√3 और ऊपर क्या आएगा, ऊपर यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2√3। देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि इसके डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में जो भी हो उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 1 √3 इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम आया 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, हमने √3 ऐड किया तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 था तो हमने 2√3 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी 2√3 हो गया। यहाँ पे √3 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। यही प्रोसीजर नीचे भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, इस तरह से हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ से 2√3 और यहाँ से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे क्या, √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3, एक √3 ये और 2√3 ये ऐड होकर 3√3 हो गया -4 अपॉन में ये आ जाएगा 2√3 एंड 1√3 3√3 प्लस 4 ये आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस में हमको जो है रेशनलाइजेशन करना पड़ता है ना, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं किया था। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको करना चाहिए, तो इसका शायद आंसर आपका मैच नहीं हो रहा होगा, हालांकि आएगा ही। इसका अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वही आ जाएगा, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन आप लोग करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का हम करके बता देते हैं आपको। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वही चीज़ जो साइन बीच में लगा हुआ उसका निगेटिव लगा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3√3 -4, यहाँ पे 3√3 + 4 था, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अगर यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कराइए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा नहीं तो। क्लियर? और ऐसा क्यों कराते हैं, यही क्यों कराते हैं, क्योंकि ये a + b और a - b बना के ये फार्मूले के फॉर्म में करना पड़ता है। इससे जो है नीचे का रूट हट जाएगा। डिनोमिनेटर में रूट आंसर में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए रेशनलाइजेशन करके जो डिनोमिनेटर का रूट होता है उसको हटाना होता है। तो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 × 3 -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 3√3 -4 3√3 -4 तो ये होल स्क्वायर बन गया, -4 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन में ये ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे 9 3 27 और 27 से 16 माइनस होगा तो बचेगा 11। 27 से 16 माइनस होगा तो बचेगा 11। क्लियर? इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर देते हैं, नो इशू। इसमें फर्स्ट का स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 4 3 12√3
का डबल 24√3 अपॉन में 11 आ जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे क्या, 27 एंड 16 को ऐड करेंगे तो 46 क्या आ जाएगा, 46 माइनस 24√3 अपॉन में 11 ये आ जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए, यहाँ पर अगर हम छोड़ते हैं तो आंसर हमारा गलत नहीं होगा, बट नंबर हो सकता है एक आध नंबर कम कर दिया जाए। और अगर आंसर को यहाँ पे छोड़ते हैं तो भी गलत नहीं होगा, तो पूरे नंबर भी मिलेंगे। लेकिन स्क्वायर लगा के छोड़ना अच्छा नहीं होता है। इसको पूरा इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है तो पूरा इवेल्युएट करेंगे। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, ये वाला अभी यहाँ पे रेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। क्लियर है? आप लोग करके मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आया। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का 5 क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, इजी सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या आता है पता लग जाएगा। 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर करा देंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर का खास ध्यान रखेंगे, अगर लगा हुआ है तो ज़रूर लगा देंगे। फिर माइनस tan स्क्वायर 45। अब tan स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा, ये 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और ये स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। इसको एवेल्युएट कर देंगे, आ जाएगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स लगे हुए हैं तो रूट रहेगा नहीं, तो हमको इसका रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। तो जगह 5 मल्टीप्लाई 1/4 तो 5/4 प्लस ये जगह 4 अपॉन में 3 तो 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। ओके, अभी इधर देखते हैं इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एंड 3 का एलसीएम 12। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई 15 प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई 16 4 जा 64 माइनस यहाँ 12 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई हो गई, अपॉन में ये 4 एंड 4 का एलसीएम आएगा 4 और 1 एंड 3 जाएगा 4 4 4 1 जा 4। तो डिनोमिनेटर में तो 1 ही है तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जो सॉल्व करना है हमको यही सॉल्व करना है। 15 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 3 प्लस 64 अपॉन में 12 और इसको सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 3 ये हो जाएगा 67/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 5 जा 60 एंड 7 रिमाइंडर आएगा 7/12। क्लियर है? तो 5 और 7/12 आ गया। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। सारा खेल यहाँ पे कैलकुलेशन का है। अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट और क्लियर होगी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा। सारा खेल कैलकुलेशन का है इस एक्सरसाइज में, ध्यान देंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हम उसको चूज़ ही नहीं करेंगे ना, हम पहले जस्टिफाई ही कर लेंगे, बाद में चूज़ करेंगे। पहले जस्टिफाई कर लेंगे, अगर सॉल्यूशन लगाने के बाद में आएगा तो हमें बाद में जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही उसको जस्टिफाई कर लेंगे। देखेंगे करेंगे कैसे करेंगे। 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है तो 2 tan 30 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 tan 30 की 1/√3 ये वैल्यू होती है और इसका स्क्वायर लगा देंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/3 इसका स्क्वायर लगा तो 1/3 आ गया। और इसमें ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 1 4, नीचे 4/3 है तो नीचे वाला 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा और ये √3 इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4
और ये √3 इस 3 को कैंसिल आउट करके √3 बना देगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की, sin 60 की, या और cos 30 की। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमको cos 30 तो कहीं दिख नहीं रहा, sin 30 दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले का ए ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर लिख भी देंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट जरूर हमको देनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट, मतलब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो 1045 है यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1045 का स्क्वायर। तो 1045 की वैल्यू 1 ही होती है, 1 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1045 1 स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर तो 0 हो गया, तो नीचे क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये 0 हो गया। और 0 की वैल्यू 1091, तो 0 तो दिया ही हुआ है, तो डी ऑप्शन। यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसी सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखेंगे क्या है वो थर्ड पार्ट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। अच्छा, ये कब सही होगा, अगर हम एंगल कौन सा रखें। तो यहाँ पे सारे एंगल रख के चेक कर लेते हैं, है ना। तो पहले a की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं, a की जगह पे यहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0, और 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। तो ये इक्वल तभी होंगे जब sin 0 रखें। 30 को चेक करके देखते हैं क्या आता है ऐसा या नहीं आता है। तो sin 30 को जब यहाँ पर रखेंगे तो इस साइड हो जाएगा sin 60, और यहाँ हो जाएगा 2 sin 30। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा √3/2। तो बाकी कोई एंगल सही नहीं आएंगे, क्या सही आएगा, सिर्फ 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसको जस्टिफाई करना, क्योंकि जस्टिफाई तो किया नहीं, जस्टिफाई कैसे करेंगे, लिखेंगे sin 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे 0 रखा, यही तो पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है, ए की जगह पे 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू sin 0, और आगे लिख देंगे 2। तो 2 0 था 0, sin 0 इज इक्वल टू, ये एंगल है, और 2 sin 0, तो 2 मल्टीप्लाई sin 0 की वैल्यू 0 हो गई, sin 0 की वैल्यू 0 हो गई, और इधर 2 0 था 0, ये जस्टिफाई कर दिया अपने आंसर को। फिर उसके अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 tan 30। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगा हुआ है। अभी देखेंगे तो ये जगह 2/√3 अपॉन इधर हो जाएगा तो 1 माइनस 1/3, और यहाँ से देखेंगे तो 2/√3 अपॉन में 3 1 3, 3 माइनस 1 हो जाएगी, हो जाएगा 2/3। 3 घूम के ऊपर चली जाएगी, 3 घूम के ये ऊपर चला जाएगा ना। यहाँ पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में ये √3 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई √3, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 इस √3 से कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ √3 बचेगा। ठीक है, और √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की, tan 60 की। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो और a b से बड़ा है, तो फाइंड a एंड b। तो a और b को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो गिवन है उसी को लेके चलते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस बी
और √3 किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है tan 60 की। क्लियर? tan 60 की। दोनों साइड से tan हट जाएगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी और यहाँ बचेगा 60। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? फिर दूसरी चीज़ क्या है? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 हो जाएगा और a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। दोनों साइड से tan हट जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू 30 प्लस b, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो जहाँ पे a लिखा हुआ है ना इक्वेशन 1 में, वहाँ पे 30 प्लस b लिख सकते हैं क्योंकि a एंड 30 प्लस b इक्वल है। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और एक की जगह पे पुट कर सकते हैं 30 प्लस बी। 30 प्लस बी और प्लस बी ये वाला इज इक्वल टू 60। b एंड b हो गया 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 30, ये हो जाएगा 30 अपॉन में 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा और b आ जाएगा 15। b की वैल्यू कितनी आ गई? 15। एंड अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन यहाँ से उठाएंगे, a इज इक्वल टू 30 प्लस b, तो a क्या आ जाएगा? 30 प्लस 15। 30 प्लस 15 और a आ जाएगा 45। क्लियर है? b भी आ गया और a भी आ गया। ठीक है? क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। ओके? ठीक है। और इसके बाद में अब जो इसके ट्रू एंड फॉल्स हैं वो मैं आपको बुक पे करके दिखा देता हूँ। ओके? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो वर्बली जस्टिफाई करके बता देंगे। देखिए, ये कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। हाँ, तो यहाँ पे a और b दोनों अलग अलग एंगल्स हैं और इन अलग अलग एंगल्स की पे साइन की वैल्यू अलग अलग होगी। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद में जो सम आएगा, उन एंगल्स को ऐड करने के बाद में जो एंगल आएगा उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ठीक है? चलो यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो a एंगल है वो है 30, जो b एंगल है वो है 60। तो साइन a की वैल्यू हो जाएगी 30 1/2 और b की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस √3 अपॉन में 2। तो क्या साइन 90 की वैल्यू भी यही होगी? नहीं, साइन 90 की वैल्यू होगी 1। तो इसीलिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। क्लियर है? तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है? फिर सेकेंड वाला क्या कह रहा है? कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ, तो ध्यान से देखिए, आप लोग जो ट्रायंगल देखते हैं, जो एंगल बेस पे बना होता है, बेस पे 2 एंगल होंगे, एक तो 90 होगा, दूसरा एक एक्यूट एंगल रहेगा और उसी की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, उसी को देख के, उसी को लेट करके करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस एंगल को हम इंक्रीज़ करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, इमेजिन कीजिए, इसको इंक्रीज़ करने पे परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा और परपेंडिकुलर के बढ़ने के साथ साथ ही जो हाइपोटेनस है वो भी थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। तो जितना परपेंडिकुलर बढ़ेगा उतना हाइपोटेनस नहीं बढ़ेगा, है ना? जैसे परपेंडिकुलर अगर डबल हो गया तो हाइपोटेनस का डबल हो जाएगा? नहीं, डबल नहीं होगा। तो इस वजह से परपेंडिकुलर का इंक्रीमेंट ज़्यादा रहेगा और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो इसका मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना? परपेंडिकुलर यहाँ पे न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर बढ़ने से वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे थीटा बढ़ जाने से साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये ट्रू है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज।
तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो थीटा को इंक्रीज़ कराएंगे तो बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइपोटेनस इंक्रीज़ होता चला जाता है, और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो बढ़ेगा तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। क्लियर है ना, मतलब डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है क्योंकि 45 एंगल पे हमने देखा जो वैल्यू साइन की होती है वही वैल्यू कॉस की भी होती है। तो ये कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, तो ऑल वैल्यूज़ में तो नहीं होती है ना, बाकी लगभग 90 तक, 0 से लेकर 90 तक वैल्यूज़ में सब में अलग अलग थी, 45 में ही केवल सेम थी। तो सारी वैल्यूज़ में ये सेम नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज़ इक्वल टू 0। तो एंगल ए अगर 0 है तो यहाँ पे देखिए, अगर एंगल ए 0 है तो जो परपेंडिकुलर होगा वो तो बिल्कुल होगा ही नहीं, जो बेस है वही हाइपोटेनस हो जाएगा। और कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर है ही नहीं तो वो 0 हो गया, तो बेस अपॉन 0, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये सही है, हाँ, कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी अगर एंगल ए 0 है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।